ले रहे हैं। एकदम से सब निकल गए एक दूसरे से। इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हाथरस में सत्संग में भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम नहीं है। मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो आप देखें, एफआईआर तो हुई है, लेकिन इसको लेकर अब सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें बाबा साकार हरि का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, बाबा ने सत्संग किया लेकिन बाबा साकार हरि का कोई नाम नहीं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़े कर रही है। इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और कुछ दूसरे सेवादारों के खिलाफ दर्ज की गई है और उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो भारतीय न्याय संहिता 105, 110, 126, 223 और 238 यानी 5 धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जब बाबा के जो भक्त बाबा की चरण रज को माथे से लगाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके ऊपर पानी की बौछार की गई। वहां पर जो मौतें हुई उसके बाद जो सेवादार थे उन्होंने सबूतों को मिटाया है, मृतकों के सामानों को, चप्पलों को पास के खेतों में डाला है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आखिर बाबा का नाम इसमें क्यों नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। बाबा इस पूरे मामले में सबसे अहम गवाह बन जाते हैं क्योंकि बाबा के आसपास उनकी आंखों के सामने यह पूरा हादसा हुआ क्योंकि उनकी चरण रज को माथे से लगाने के लिए श्रद्धालु उनके पास थे। तो आखिर बाबा अपना नैतिक कर्तव्य होते हुए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों अपने श्रद्धालुओं की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों कानून की मदद करने के लिए अपना बयान देने के लिए सामने नहीं आ रहे कि आखिर क्या हुआ और क्यों एक मुजरिम की तरह वो लगातार फरार हैं। क्योंकि पुलिस की कई टीमें उनको अलीगढ़, हाथरस, कासगंज के अलग अलग इलाकों में, मैनपुरी में तलाश कर रही है, लेकिन बाबा ना तो अपने किसी आश्रम में। बिल्कुल पुनीत, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है, इतना गंभीर मामला है। पूरा देश इस वक्त सदमे में है, शोक में है और जब इस पर एफआईआर दर्ज होती है तो सवाल उठता है यही कि बाबा का नाम क्यों नहीं। हमारे साथ दो हमारे और सहयोगी भी जुड़े हुए, विपिन है, शिवांग है और साथ ही हमारे साथ पुनीत जुड़े हुए हैं। शिवांग के पास चलेंगे। शिवांग, अब सवाल यह उठ रहा है कि बाबा का नाम इस एफआईआर में क्यों नहीं है? आयोजकों का नाम है, क्या इसलिए बाबा का नाम हटा दिया गया क्योंकि बाबा प्रभावशाली हैं या फिर इसलिए कि बाबा का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं? देखिए, ये कहना कि बाबा का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं, वो कथा स्थल से निकल चुके थे, उसके बाद ये हादसा हुआ, ये हास्यास्पद है। कहीं ना कहीं बाबा को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी और पुलिस प्रशासन को भी इस बात पे जोर देना होगा कि एफआईआर के अंदर बाबा का नाम डाला जाए। बाबा का नाम एफआईआर में ना डालना ये अपने आप में जांच की, प्रारंभिक जांच में अपने आप में बहुत बड़ी कमी दिखाता है। आज जो मुख्यमंत्री की बैठक होनी है, जो मुख्य सचिव यहाँ पे मौजूद हैं, कमिश्नर, आईजी, डीजीपी, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र होगा कि पुलिस की जो प्रारंभिक जांच शुरू हुई है उसमें से बाबा का नाम मिसिंग होना। और इस बात के भी दो पहलू हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात का दावा कर रही है, बिल्कुल शिवांग, ये कमी है, दबाव है, आखिर किस वजह से पुलिस ने बाबा का नाम एफआईआर में नहीं डाला? विपिन, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो से जहां पर यह हादसा हुआ, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में बाबा पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। बाबा के आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में ठिकाने हैं और आप देखिए बाबा पर यौन शोषण समेत पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज हैं। विपिन, उस जगह से जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर यह सत्संग हो रहा था, विपिन जरा वहां पर आप बताइए क्योंकि खुद आप वहां पर मौजूद है, क्या आपको नजर आ रहा है लापरवाही को लेकर? और बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसके सत्संग में इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतनी बड़ी भीड़ आई, इतनी बड़ी भगदड़ हुई और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई, उस शख्स का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है?
शुरुआती जांच, जैसा कि शिवांग ने बताया, ये उस पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन पुलिस को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा ये किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बिना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के एफआईआर होना और उसके बाद एफआईआर में बाबा का नाम ना होना, कई सब बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब देखिए, मैं उस पंडाल में मौजूद हूं जहां कल बाबा बैठकर यहीं से सत्संग कर रहे थे और यहां से प्रवचन दे रहे थे, वहां पर ये होता। और आप देखिए, जो तस्वीरें यहां पर मैं देख रहा हूं वो बिल्कुल हिला देने वाली है। छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें यहां पर बिखरी पड़ी हैं और आप देखिए कितना छोटा बच्चा रहा होगा ये, जिसकी चप्पल यहां पर है और ये यहां पर चप्पल निकालकर वो बाबा का सत्संग, बाबा का प्रवचन सुन रहा था अपने माता पिता के साथ। लेकिन जब भगदड़ हुई है तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां पर जो लोग आए थे, जो मंच के बिल्कुल ठीक सामने बैठे थे, अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, आगरा से, अलीगढ़ से, ये उन तमाम लोगों के बैग्स हैं, पर्स हैं महिलाओं के, जिनको संभलने का मौका नहीं मिला। और देखिए, सब कुछ अपना छोड़कर वो भागे, लेकिन फिर भी जान नहीं बचा पाए। इसके अलावा एक छोटे से बच्चे के दूध की बोतल देखिए, कितना मासूम बच्चा रहा होगा, कितना छोटा बच्चा रहा होगा, और उसकी मां को उसकी बोतल तक को उठाने का मौका नहीं मिला। इसी तरह से लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए, दबते चले गए, मरते चले गए और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा फरार बताया जा रहा है और जो सत्संग में अनुयायी उनको सुनने आए थे, सोचिए, समझने की कोशिश करिए कि उनकी सुध तक बाबा लेने को तैयार नहीं है। एक और बड़ी बात है, यहां पर पीछे जो मंच है उसके पीछे एक वीवीआईपी कॉटेज बनाया गया है, जहां पर बाबा पीछे के रास्ते से आया था और आने के बाद उस वीवीआईपी कॉटेज को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उस वीवीआईपी कॉटेज में उनके बैठने के लिए सोफे, टॉयलेट, इसके अलावा वो सारी सुख सुविधाएं जो वीवीआईपीज में काउंट होती हैं, और उन सुख सुविधाओं की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो वीवीआईपी पैसेज का एरिया है। यहां पर देखिए सोफा रखा गया है, वो भव्य और दिव्य कुर्सी जिस पर बैठकर बाबा प्रवचन किया करता था, वो सोफे, पंखा, शीशा, और इसके अलावा वो देखिए ये टॉयलेट बनाया गया था, वीवीआईपी टॉयलेट बाबा के लिए, कि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। अब उस टॉयलेट की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, टेम्परेरी 4 दिन के लिए ऐसा टॉयलेट, बिल्कुल हमारे आपके घरों में भी ऐसा टॉयलेट नहीं होता होगा, बिल्कुल वीवीआईपी टॉयलेट, सिंक है, वॉश मशीन है, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाओं से लैस। और यहां पर वो सारी सुख सुविधाएं बिल्कुल आलीशान, देखिए बिल्कुल व्हाइट, यहां पर आपको नजर आएगा, तौलिए नजर आएंगे, शीशा नजर आएगा, पंखा नजर आएगा, पर्दे नजर आएंगे, कुर्सी नजर आएगी। और एक और बात, बाबा की गाड़ी यहां पर आकर रुकती है, यही वो पीछे का वीवीआईपी रास्ता है जो सामने से मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। इसी रास्ते से बाबा की गाड़ी आई और इसी रास्ते से बाबा की गाड़ी चली गई। जो भीड़ थी उसके एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक रास्ता था, उसी रास्ते से भीड़ भागी है कि बाबा को एक बार और देख ले, बाबा को एक बार छू ले, बाबा को के पैरों के रज को ले ले। लेकिन इसी हलचल में, इसी भगदड़ में लोग मारे जाते हैं और जो तस्वीरें अब मुझे नजर आ रही हैं वो बहुत हृदय विदारक हैं। और बाबा फरार बताया जा रहा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक कैंप कर रहे हैं। दोपहर लगभग 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 116 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, उनकी मौत का जवाब कौन देगा। और ये वो पंडाल की तस्वीर है जो अब उजड़ चुका है और वीवीआईपी रास्ते से बाबा के आने और जाने का तो इंतजाम था। ये जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं, ये जो तस्वीरें हैं वो चीख चीख के कह रही हैं कि आखिर वो चीख के कह रही हैं तस्वीरें कि आखिर यहां क्या हुआ विपिन। लेकिन एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप उसी जगह पे मौजूद हैं, जरा आसपास जो आप देख पा रहे हैं, आप हमें यह समझाने की कोशिश कीजिए। ये खुली जगह हमें दिखाई दे रही है, क्या यहां भगदड़ हो सकती थी? क्या यहां निकलने के रास्ते नहीं थे या फिर लोगों को निकलने नहीं दिया गया? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि जिस तरह का हमें पूरा पंडाल और यह स्थल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ जगह थी जहां से लोग निकल सकते। अगर थोड़ी बहुत भगदड़ हुई तो उसे मैनेज किया जा सकता। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि लोग निकल नहीं पाए और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई? रवि, complete mismanagement from the administration and complete mismanagement from the administration। आप समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जो आयोजक हैं उन सबकी तरफ से ये मिसमैनेजमेंट किया गया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जो सवाल आपने पूछा, मैं अपने कैमरा पर्सन अमित के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये सबसे बड़ा पंडाल है जिसमें बाबा के लिए वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया था। बाबा का मंच यहां पर लगा था, ये जो सामने आपको मंच नजर आ रहा है, और बाबा के मंच के सामने उस सड़क तक
लोगों का रेला लगा हुआ था, लोग भरे पड़े थे, चारों तरफ खाली जगह तो है, लेकिन बाबा की जब गाड़ी इस रास्ते से निकली है रवि, तो निकलकर घूमकर सामने जो हाईवे आपको नजर आ रहा है, आप मेरे कैमरा पर्सन अमित हाईवे को दिखाएंगे जूम करके, जहां पर वो गाड़ियां नजर आ रही हैं। बाबा की गाड़ी घूमकर उस हाईवे पर पहुंचती है और जो यहां पर सामने पूरी बैठी हुई भीड़ रहती है, जो इस बड़े पंडाल में लगभग 1 लाख से 2 लाख के बीच में दावा किया जा रहा है कि ये भीड़ रहती है। ये भीड़ दौड़कर चाहती है कि बाबा को चेस करके उस सामने की सड़क पर हम पकड़ लें, वहां छू लें, उनसे बात कर लें, फोटो खिंचवा लें। और यह भी कहा जा रहा है कि उनके गाड़ी के पैरों की रज यानी टायर की धूल लेने के लिए लोग इतने पागल थे कि उनको यह तक एहसास नहीं कि वो बच्चों के साथ आए हैं, महिलाओं के साथ आए हैं और बुजुर्ग उनके साथ हैं, वो मारे जाएंगे, भगदड़ हो सकती है। कुछ भी इंतजाम नहीं था और खामियाजा यही हुआ कि उसी सड़क के दूसरे तरफ भीड़ का रेला अचानक पहुंच जाता है। पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है क्योंकि महज 40 से 50 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी थी। हालांकि ये पूरा इलाका, एक बार रवि मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए ये पूरा इलाका ओपन है। भीड़ अगर इधर से निकलती, भीड़ अगर इस तरफ से निकलती, भीड़ अगर इस तरफ से निकलती, भीड़ अगर इस तरफ से निकलती, तो लोगों की जानें बच सकती है। लेकिन भीड़ का रुख यह था कि हम सामने की सड़क पर जाएंगे, इस तरफ आपको सड़क की तरफ लिए चलता हूं मैं, सामने की तरफ चलेंगे तो शायद बाबा यहां से जो वीवीआईपी रास्ते से निकले हैं, और ये बाबा का जो रूट था, देखिए वो वीवीआईपी टेंट जो नजर आ रहा है वो बाबा के एंट्री और एग्जिट का रास्ता था। बाबा वहां से निकलते हैं, सामने की सड़क पर पहुंचते हैं, बाबा को पकड़ने के लिए, चेस करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए भीड़, पूरी की पूरी भीड़ भागती हुई उस सड़क तक जाती है और इसी दौरान ये बड़ा हादसा होता है। लोग एक दूसरे पर गिरते चले जाते हैं, संभलने का मौका तक नहीं मिलता है और एडमिनिस्ट्रेशन हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहता है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट फेल हो जाती है, पुलिस की व्यवस्था फेल, एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था फेल, आयोजकों की व्यवस्था फेल। खामियाजा 116 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। बाबा फरार है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी बिल्कुल, तो बाबा फरार है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आयोजक है, पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस यूनिट है, सब पर सवाल उठा है। शिवांग भी हमारे साथ है, लेकिन विपिन आप क्योंकि उस जगह पर मौजूद है, यह भी खबर सामने आ रही है विपिन कि जितने लोगों की संख्या आयोजकों की तरफ से बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे। कब आए? रात में? अरे फिर इससे कहां गया? विपिन आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है बिल्कुल विपिन, यहां पर यह भी खबर सामने आ रही है कि आयोजकों की तरफ से जो संख्या बताई गई थी पुलिस प्रशासन को, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना लोग वहां पर पहुंच गए थे। बिल्कुल करुणा, देखिए अगर 50,000 तादाद बताई गई थी, तो क्या 50,000 की भीड़ को 50 पुलिसकर्मी, आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या 50 पुलिसकर्मी हैंडल कर सकते हैं? क्या यह संभव है? जी। उनके एंट्री और एग्जिट का इंतजाम आपने नहीं किया है। बाबा के लिए वीवीआईपी रूट है, बाबा के लिए वीवीआईपी टॉयलेट है, वीवीआईपी गाड़ियां हैं, वीवीआईपी सिक्योरिटी है, लेकिन उन लोगों का क्या जो बाबा के सत्संग को सुनने आए हैं? और जो तस्वीरें मैं यहां पर देख रहा हूं, सच बताऊं करुणा, हृदय मुंह को आ जाता है। सोचिए, इतने बड़े छोटे से बच्चे, 1 साल 1.5 साल के बच्चे की चप्पल यहां पर पड़ी हुई है, दूध की बोतल पड़ी हुई है, महिलाओं के पर्स पड़े हुए हैं, बुजुर्गों की चप्पलें पड़ी हुई हैं, जो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि लोगों को संभालने का मौका नहीं मिला, बेमौत मारे गए हैं लोग और एक दूसरे के पैरों से दब कर मरे हैं। मंजर सोच के सिर्फ अंदाजा लगाइए करुणा कि वो बिल्कुल बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उनको व्यवस्थित करने के लिए क्या प्रशासन के पास सूचना नहीं थी, या फिर जानबूझकर, या फिर लापरवाही में ज्यादा संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात नहीं किया गया ताकि लोगों को मैनेज किया जा सके। शिवांग के पास चलेंगे। शिवांग, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इसकी जांच किस दिशा में चल रही है? देखिए, फोरेंसिक की टीम भी वहां पहुंची है, एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, कमेटी भी गठित की गई है, मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 घंटे में रिपोर्ट भी चाहिए। इन सारी दिशाओं, इन सारे जांच की जो प्रक्रिया है, इसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या बाबा पर भी कानून का शिकंजा कसेगा? क्या अगर इसमें गिरफ्तारियां होती हैं तो वो गिरफ्तारी की जो सुई है वो बाबा तक भी पहुंचेगी? देखिए करुणा, बहुत जायज आपने सवाल किया है। बात ऐसी है कि कल शाम योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका एक बयान आया। उन्होंने मीडिया में आके कहा कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव से लेके एडीजी, डीजी, आईजी तमाम लोग यहां पहुंचे पुलिस लाइन के अंदर। मौके पे भी गए, रात 11-12 बजे तक पूरे हाथरस में घूमते रहे, स्पॉट का मुआयना भी किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पे बैठक लेने के लिए आ रहे हैं। पहले आपको तैयारियां दिखा दूं, मेरे पीछे आप देखें, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये सफेद चूना मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं, अस्पताल के बाहर डाला गया है और इसका संकेत यही है कि मुख्यमंत्री यहां पे कुछ देर के अंदर पहुंचेंगे। 12 बजे का समय निर्धारित है जब मुख्यमंत्री हाथरस पहुंचेंगे। यहां पे करीब 11 लोग एडमिट हैं, उसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 1-2 पुलिसकर्मी भी जो हैं वो घायल हुए थे। जांच की जो बात की आपने, जांच में सबसे बड़ी कमी पहले से ही नजर आनी शुरू तब होती है जब पुलिस एफआईआर के अंदर बाबा का नाम ही नहीं डालती है, उन बाबा का जिनको देखने के लिए, जिनको छूने के लिए भीड़ उमड़ी थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जब पुलिस और प्रशासन इस बात का बार-बार दावा कर रहा है कि वो जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, तो बड़ा सवाल आखिरकार यही पूछा जाना चाहिए कि जब जांच ही दूसरे पहलू से शुरू हो रही है तो पहले पहलू को छोड़कर दूसरे पहलू पे टाप जाना यह कितना जायज है। बिल्कुल, तो बाबा का नाम ना होना, अज्ञात आयोजकों का जिक्र किया जाना, क्या हो रहा है ये अपने आप में बड़ा सवाल। शिवांग, आप हमारे साथ बने हुए और विपिन हमारे साथ बने हुए। इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के चश्मदीदों ने क्या देखा और स्थानीय लोग कितने गुस्से में हैं, आप जरा देखिए। तो आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी है, कल जिस तरह से यूपी के हाथरस में बाबा के सत्संग में भगदड़ मची है, इसके बाद 116 लोगों की मौत हो गई। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल अब उस एफआईआर को लेकर खड़ा हो रहा है जिसमें बाबा जिन्होंने सत्संग किया था उनका नाम नहीं है। आप जरा सुनिए लोगों का क्या कहना है। सत्संग में मची भगदड़ से शवों का अंबार लग गया। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। कल दोपहर को हुई भगदड़ वाले मंजर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हथा। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक दबने से मौत हुई है। दबने से बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बात टाड़ी बैठे तब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस सत्संग? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे को ऊपर हो गया। अच्छा, भगदड़ से मिट के कुचल दिया एक दो। दिल्ली से 146 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस से आई ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बदइंतजामी है और सैकड़ों सवालों से भरी है। इनके पास पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। दुर्घटना हुई, आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। आखिर हाथरस में हुई इन मौतों का गुनहगार कौन है? आखिर इस भगदड़ के पीछे की असली वजह क्या थी? पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप क्यों लग रहे हैं? अस्पताल पर बदइंतजामी के आरोप क्यों लग रहे हैं? हाथरस की घटना से पूरा सिस्टम सवालों में क्यों है? और हाथरस में हुए भगदड़ के बाद हर शख्स यही जानना चाहता है कि आखिरकार वो बाबा कौन है जिसके प्रवचन को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये हैं साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा। इनके भक्त कई राज्यों में हैं। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में इनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है। इन बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। इनका जन्म यूपी में कासगंज जिले के बहादुर नगर गांव में हुआ। बाबा बनने से पहले ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे। इन्होंने 1992 के आसपास नौकरी छोड़ दी और फिर बाद में सत्संग करने लगे। सत्संग के वक्त इनकी पत्नी भी साथ रहती हैं। इनके बच्चे नहीं हैं। इनके यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में आश्रम हैं। ये गरीब वंचित तबके के बीच काफी लोकप्रिय हैं। बाबा अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते पहनकर सत्संग करते हैं। खास बात यह भी है कि इंटरनेट के इस जमाने में ये बाबा दूसरे साधु संतों और कथावाचकों से अलग हैं, सोशल मीडिया से दूर हैं। बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। फिर भी इनके सत्संग में हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। इस दौरान भोले बाबा से जुड़े हजारों स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाएं इनके दरबार में आने वाले भक्तों के लिए खाने पीने से लेकर अन्य जरूरी इंतजाम करते हैं।
कोरोना काल में प्रतिबंध के बावजूद भोले बाबा हजारों की भीड़ इकट्ठा कर काफी चर्चा में आए थे।